नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का बेस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक है वह कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक जो है वह कार्ल मार्क्स है। अगला क्वेश्चन है कि अनियोजित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अनियोजित अर्थव्यवस्था जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अनियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत किसे माना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो स्रोत है वह वेल्थ ऑफ नेशनल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत जो है वह वेल्थ ऑफ नेशनल को नेशन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक एवं निजी उद्योग सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी उद्योग एवं कृषि एक साथ वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर डी बृहत लघु एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध। अगला कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है। तो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें किसे शामिल किया गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृषि को। ऑप्शन नंबर बी वन। ऑप्शन नंबर सी उत्खनन। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि, वन एवं उत्खनन तीनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो अर्थव्यवस्था के जो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है बिजली, गैस एवं लौह इस्पात उद्योग ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो बिजली, गैस, लौह इस्पात उद्योग यानी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र को जो है ना इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का संबंध है। तो अर्थव्यवस्था में जो तृतीयक क्षेत्र है उसका संबंध परिवहन, व्यापार एवं डाक सेवा से है। ये सभी हो जाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को जो है ना सेवा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि तृतीयक क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि वस्त्र उद्योग जो है वह अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन जो होता है वह पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में। तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो भारत में सबसे पहले जो हो जाएगा वह दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था सन 1868 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य करता है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का जो श्रेय है प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव को दिया जाता है। किसे। तो प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो सर्वोदय योजना जो थी वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रकाशित की गई थी।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्री जो है कार्यक्रम है, पंचवर्षीय योजना है, किसमें प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कि पहली पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किससे उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कृषि को जो है वो प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो काम के बदले अनाज जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने कैलोरी पोषण प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो योजना आयोग के अनुसार जो है वह 2600 कैलोरी से नीचे पोषण प्राप्त करने वाले सभी को जो है ना गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2600 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो 2100 कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वाले को जो है ना गरीबी क्षेत्र से नीचे रखा जाता है, गरीबी रेखा से नीचे। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है ना भारत में मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का जो मुख्य स्वरूप है वह प्रच्छन्न है। क्या है? प्रच्छन्न जो है ना भारत में पाए जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वह गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना था। अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वह था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी जो है कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। 2 फरवरी 2006 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वह 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वह भारत में पहली पंचवर्षीय 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है विकास के पीसी महालनोबिस के पर आधारित थी। किस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो विकास का मॉडल दिया था वो पीसी महालनोबिस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो था ना वह उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया गया था। किस पर? उद्योग पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि उद्योग पर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो किस इस्पात कारखाने की जो स्थापना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर तीनों की जो स्थापना थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है। तो योजना अवकाश काल जो है वह 1966 से 1969 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 1966 से 1969 की योजना अवकाश काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। किस योजना के दौरान जो है भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में जो है वह हरित क्रांति का आगमन हुआ। किसके दौरान? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो थी वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि तृतीय। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। तो गरीबी हटाओ नारा जो है सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। कब? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी। अगला क्वेश्चन कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का जो सर्वप्रथम उद्देश्य था वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो नीति आयोग की जो स्थापना थी वह 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो है 18% योगदान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण इस यहाँ पे गेहूँ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि रबी फसल का उदाहरण गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वह प्याज उत्पादन से है। इससे तो प्याज उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है। तो पेट्रोलियम उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है वह रजत क्रांति है। रजत क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वह कब की जाती है। तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा थी वह सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। तो ट्राइसेम कार्यक्रम जो है वह किससे संबंधित है। तो ट्राइसेम कार्यक्रम जो है वह स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो इसमें प्रत्यक्ष कर जो है ना आयकर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो है आयकर जो है ना वो प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद यहाँ पे संपत्ति कर ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी उपहार कर, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो है ना प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर जो है वह सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर ए सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर बी निगम कर, ऑप्शन नंबर सी आयकर, ये सभी ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है ना वह केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिक्री कर कौन लगाता है। तो बिक्री कर जो है ना वह कौन लगाता है। तो बिक्री कर जो होता है वह केंद्र या राज्य सरकार लगाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि बिक्री कर जो है ना केंद्र या राज्य सरकार लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से अप्रत्यक्ष कर है। तो निम्न में से जो है ना अप्रत्यक्ष कर कौन सा। तो उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तट कर, ये सभी जो है ना अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी। अगला है कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर जो है ना वह भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और पथ कर, ये सभी जो है ना राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निगम कर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन में राइट आंसर निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है। अगला है कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो कौन सा जो है केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो उपहार कर जो है ना केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। कौन सा कर जो है ना राज्य सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निगम कर जो है ना निगम कर वह राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो कब किया गया। तो आरबीआई का नामांकन यानी
राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया था। कब? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का जो है ना राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपये के नोट पर जो किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पे जो होते हैं वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और 1 रुपये से अधिक जितने भी कागजी नोट है उस सभी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। तो भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित बैंक जो था वह अवध कॉमर्शियल बैंक था। अवध कॉमर्शियल, ऑप्शन नंबर राइट आंसर अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वह कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या हो गई है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन कि करेंसी नोट प्रेस निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? करेंसी नोट प्रेस जो है वह नासिक में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है कि नासिक में जो करेंसी नोट प्रेस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का जो था राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो थी वह कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1956 ईस्वी में जो है ना इसका क्या किया था? तो बीमा की स्थापना की गई थी सितंबर 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? तो कौन सी संस्था जो शेयर बाजार पर नियंत्रित रखती है? तो सेबी संस्था जो शेयर बाजार पर नियंत्रित रखती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेबी संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वह क्या है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वह सेंसेक्स है। क्या है? सेंसेक्स जो है मुंबई एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं विगत वर्षों के प्रश्न, यानी अभी तक जितने भी इंडियन इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जा चुके हैं वे सभी है विविध वर्षों के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन कि भारत की वार्षिक वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2024-25 में कितनी रही है? तो भारत की वार्षिक वास्तविक वृद्धि जो है वह 2024-25 में कितनी रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.5%। कितनी? तो 6.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा पर रुपया शब्द किस भाषा में से आया है? तो भारतीय रुपया जो है उस पर जो भारतीय मुद्रा जो उस पर जो रुपया लिखा हुआ तो वह किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से आया हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत से, यानी मुद्रा जो है वह संस्कृत, रुपया जो वह क्या है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति किस स्तर पर पहुंच गई? तो जून 2025 में भारत की जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति है वो किस स्तर पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.10% पर पहुंच गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में ऊर्जा संक्रमण में भारत की रैंक क्या रही है? तो वर्ष 2025 में ऊर्जा संक्रमण में जो भारत की रैंक 71 रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया 71। यह क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो डैश कहलाती है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती है तो यह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि यह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? ऑप्शन नंबर बिजली,
बी भूमि सुधार, सी खेतों का आकार और डी भूमि धृति। यानी कौन कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिजली। बिजली जो है वह कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बिजली। इसको आप ध्यान में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवार को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करती है, डैश कहलाती है? तो वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवार को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सूक्ष्म वित्त योजना कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सूक्ष्म वित्त, यानी माइक्रो फाइनेंस कहलाते हैं। क्या? तो माइक्रो फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है? तो वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में जो है एल का जो शाब्दिक अर्थ निकला वह लिबरलाइजेशन निकला। क्या? तो लिबरलाइजेशन। एल का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिबरलाइजेशन। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। इसको आप ध्यान में देखिएगा कि एल का जो शाब्दिक अर्थ निकला वह लिबरलाइजेशन निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का आहन किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया? तो गरीबी हटाओ का जो आहन था वह किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा केंद्र सरकार नहीं लगाती है? कौन सा जो है केंद्र सरकार नहीं लगाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन कर जो है राष्ट्र सरकार नहीं लगाती है। केंद्र सरकार क्या नहीं लगाती? मनोरंजन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था जो है वह नाबार्ड है। क्या? नाबार्ड एक ऐसी संस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन है कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? वह था भारत में रुपये का जो अवमूल्यन था वह पहली बार किस वर्ष किया गया था? वह वर्ष कौन सा है? तो वह वर्ष जो है वह 1949 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार वर्ष 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को डैश कहा जाता है? तो प्रवासियों द्वारा अपने मूल संस्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतर अथवा वस्तुओं को डैश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे विप्रेशन कहा जाता है। विप्रेशन इसको रेमिटेंस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, विप्रेशन या रेमिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे। कौन? तो सीडी देशमुख जो थे भारतीय गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है? तो सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों का जो बेचना है वह विनिवेश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा विनिवेश। तो आज की इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।